अब हम लोग कुछ भारत के जो राष्ट्रीय समाचार हैं उनकी तरफ निगाह डालते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया 4 जून को ये किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारे लिए केवल प्री की दृष्टि से नहीं, मेंस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जो चीन की साथ हमारा गलवान वैली में स्टैंड ऑफ चल रहा है और इसके अलावा साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वर्चुअल समिट थी, इसका उद्देश्य रणनीतिक महत्व का था। एक्चुअली है क्या कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत ये क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं। ये QSD मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में चालू किया गया था और इसका एक उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाइना का जो महत्व है उसको प्रतिकार करना था, उसका प्रतिकार करना था, खास करके रणनीतिक महत्व का प्रतिकार करना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारी इस समय वर्चुअल मीटिंग हुई, एक तो इसकी विशेषता ये है कि ये पहली इस प्रकार की वर्चुअल मीटिंग थी। दूसरा क्या है कि इसमें हमने MLSA यानी जो म्यूचुअल यूज ऑफ मिलिट्री बेसेस हैं, एक दूसरे के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो सैन्य अड्डे हैं, उनके उपयोग के लिए आपसी सहमति व्यक्त की और इसके लिए एक हमने सिग्नेचर किए, एक हमने समझौता साइन किया। यानी ऑस्ट्रेलिया हमारे जो सैनिक बेस हैं उनका उपयोग कर सकेगा और हम ऑस्ट्रेलिया के सैनिक बेस का उपयोग कर सकेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति है इस संदर्भ में। दूसरा क्या हमने किया है कि जब 2014 नवंबर में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे एक हस्ताक्षर किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है, यानी रणनीतिक साझेदारी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुई और साथ ही साथ 7 और एग्रीमेंट्स भी हमने उनके साथ साइन किए हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और हम देखते हैं कि इसी के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया ने भारत द्वारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन न किए जाने के बावजूद, यानी भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने उसको यूरेनियम देने का फैसला किया और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 2018-19 में ये $21 बिलियन तक पहुंच गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है उसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 समझौते हुए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यह भी आश्वासन दिया कि जो हमारे छात्र हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं उनके प्रति भी ऑस्ट्रेलिया का रवैया बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही उदार रहेगा। अब कल ही हमने भूटान के साथ भी एक इन्वायरमेंट पे MOU साइन किया है। तो ये भारत और भूटान के बीच में MOU साइन हुआ है और ये 2 क्षेत्रों में है। ये कोऑपरेशन इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में है और दूसरा जो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो उनके प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रबंधन के संदर्भ में है। हम जानते हैं कि नेपाल जल विद्युत उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो उनका एक ऐसा संसाधन है जिस पे भारत बिजली उत्पन्न करता है और जिससे भूटान को एक आय प्राप्त होती है और वो उनके GDP में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये 10 वर्ष के लिए ये समझौता हुआ है। अब हम लोग कुछ और टाई अप्स पे निगाह डालेंगे, जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने, इसने जो है NIFL के साथ और NIFL के साथ और अयाना रिन्यूएबल पावर के साथ ये एक समझौता किया है सोलर एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र में। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और NIFL और अयाना रिन्यूएबल्स इन्होंने इसलिए समझौता किया है ताकि ये कंसोर्टियम बना सकें, एक ऐसा संगठन बना सकें जो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एक साथ वो
बिड कर सके, नीलामी में हिस्सा ले सके। इसी के साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो टाटा पावर है उसने टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी TPCODL में 51% के शेयर खरीदे हैं। तो ये 51% शेयर उसने इसलिए खरीदे हैं क्योंकि ये जो आपका टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटीज जो CESU है उड़ीसा का उसमें विद्युत वितरण का कार्य करता है। तो इस टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के 51% शेयर खरीदने के बाद टाटा पावर उड़ीसा में ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और 6 से अधिक शहरों में इसका इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य चालू हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि उबर ने जो है वो टाई अप किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से, साथ ही साथ जो है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से और बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से इन्होंने एक समझौता किया है। और इस समझौते के अनुसार ये जो अपनी वाहन है वो डिसइंफेक्टेड वाहन उपलब्ध कराएंगे। जो इनकी कार हैं, टैक्सीज हैं, उसको ये डिसइंफेक्ट करके उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा उसमें कॉन्टेक्टलेस एंट्री होगी, यानी बिना किसी को स्पर्श किए सीधे ग्राहक अंदर बैठेगा और वो कॉन्टेक्टलेस ही एग्जिट भी होगा। तो दोनों स्थितियों में कॉन्टेक्टलेस एग्जिट और कॉन्टेक्टलेस एंट्री। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि हम देखते हैं कि सारेगामा जो है उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के अनुसार फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो ग्राहक होंगे यानी जो इसके यूजर्स हैं वो सारेगामा के वीडियोस और म्यूजिक का उपयोग अपने प्रोफाइल पिक के साथ या वीडियोस के साथ कर सकेंगे। तो इस तरह से ये सारेगामा और फेसबुक और इंस्टाग्राम के बीच में एक समझौता हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कल ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत निर्मला सीतारमण जी ने 4 वादे किए थे और ये 4 वादे किसानों के संदर्भ में ये थे कि पहला ये था कि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है उसमें सुधार किया जाएगा और उसमें जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, ओनियन और पोटैटोज हैं, इनको जो है उससे हटा दिया जाएगा। दूसरा ये था कि जो कृषि उत्पाद हैं इनको जो विशेष रूप से चिन्हित मार्केट्स हैं, मंडियां हैं, तो उन मंडियों के बाहर भी बेचने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा इन्होंने ये कहा था कि जो अनुबंध कृषि है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध कृषि को अनुमति दी जाएगी और इसके अलावा किसानों को सीधे विपणन की यानी डायरेक्ट मार्केटिंग की ये भी अनुमति दी जाएगी। तो ये 4 घोषणाएं उन्होंने की थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत और इन चारों के संदर्भ में 2 ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो पहला ऑर्डिनेंस है उसका नाम है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। तो हम लोग जो है इस चीज को देखते हैं। अब दूसरा ऑर्डिनेंस क्या है? दूसरा ऑर्डिनेंस है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तो इन पे दोनों पे हम लोग निगाह डालते हैं। तो ये जो पहला ऑर्डिनेंस है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषि उत्पाद व्यापार एवं विपणन, संवर्धन एवं सुविधा प्रदान करने का अधिनियम का अध्यादेश 2020। तो इसके अंतर्गत पहली चीज ये की गई है कि ये सुधार किया गया है कि अब ये जो आपके अनाज है, दाल है, तिलहन है, इसके अलावा खाद्य तेल है, आलू है, प्याज है, इनको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से बाहर कर दिया गया है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अब जो भी
इनको डीरेगुलेट करने के कारण प्रोडक्शन है, इनका उत्पादन है, इनका स्टोरेज है, यानी कि इनकी जो एक जगह पर आप जमा करते हैं, मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का है, और डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो वितरण है, इसमें सरकार ने इनको डीरेगुलेट कर दिया है, अब विनियमित कर दिया है। अब इनको जरूरी नहीं है कि सरकारी नियमों के अनुसार ही ये सारी गतिविधियां की जाए। तो इससे क्या है कि लोग कोल्ड स्टोरेज खोल सकेंगे, इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटी यानी बड़े बड़े गोदाम बना सकेंगे, इसके अलावा सप्लाई चेन में सुधार होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स वालों को भी काफी अधिक सहूलियत मिलेगी। तो ये किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि वार की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, अकाल की स्थिति में, या अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार इसको रेगुलेट करेगी। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि सरकार ने ये कहा कि जो मंडी है, स्थानीय मंडी है, उसके बाहर भी किसान अपने उपज को बेच सकेंगे। अभी क्या प्रतिबंध था कि किसान नहीं बेच सकते थे, व्यापारी बेच सकता था, और ये निश्चित रूप से एक अन्याय था। संजय अग्रवाल जी ने इसको, जो अपने सेक्रेटरी हैं कृषि के, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया कि इससे बड़ा तो अन्याय ही कुछ नहीं हो सकता कि किसान अपनी उपज को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बेच सकता है, व्यापारी को उसको बेचना पड़ेगा और फिर व्यापारी उसको बेच सकता है। तो इसको समाप्त कर दिया गया है। अब किसान अपनी उपज को पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकेगा। तो नोटिफाइड मंडी में ही बेचना, जो अधिकृत मंडी है उसी में बेचने की अब उसकी बाध्यता समाप्त हो जाती है। तो अब इसमें एक छोटा सा पेंच है, वो ये है कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें कृषि और मंडी ये दोनों राज्यों का विषय है, और ये कानून या ये अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है। तो केंद्र सरकार ने इसमें ये स्पष्ट किया है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टफ है, खाद्य पदार्थों के संबंध में व्यापार है, वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में होने की वजह से केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। तो क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फूड स्टफ, इसके लिए केंद्र सरकार ये बना सकती है कानून, इसलिए उसने ये अध्यादेश जारी किया है। अच्छा, दूसरा क्या है कि स्टेट, राज्य इसमें इस बात से भी थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहे हैं कि इन अध्यादेशों के अंतर्गत राज्य सरकार वो कृषि उत्पादों के विक्रय पे या विपणन पे कोई भी लेवी नहीं, टैक्स नहीं लगा सकती है, कोई भी जो है लेवी इम्पोज नहीं कर सकती है। तो ये एक चीज है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा वाला एक्ट है यानी ऑर्डिनेंस है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसमें जो है ये है आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध कृषि को अनुमति देने के लिए। अब इससे क्या होगा कि जो कृषि उत्पाद के क्रेता हैं, खरीदने वाले हैं, वो उत्पादन के पहले ही यानी फसल बोए जाने के साथ ही या उसके पहले ही कृषक से इस विषय में अनुबंध कर सकते हैं कि एक निश्चित मूल्य पर वो उसकी फसल खरीदेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि फसल बोए जाने के पहले किसान को ये निश्चित हो गया कि हमको इस फसल में इस रेट से, इस कीमत से मूल्य प्राप्त होगा, और एक अनुबंध हो जाता है जिसमें जो खरीदार है वो और कृषक दोनों आपस में ये समझौता कर लेते हैं कि इसमें जो उपज होगी वो खरीदार को, इसी व्यक्ति को बेची जाएगी। तो इसको हम अनुबंध कृषि कहते हैं। भारत सरकार बुरुंडी में और तंजानिया में और खास करके जो है रवांडा में, इन तीनों जगहों पर इसी अनुबंध खेती के अंतर्गत अरहर की दाल का उत्पादन करा रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये भारत में भी कृषकों को ये अनुमति दे दी जाएगी।
अब क्या है कि एक किसान जो है वो जो प्रोसेसर है, जो उस खाद्य का प्रसंस्करण करते हैं, ऐसे लोगों को बेच सकते हैं। जैसे कोई अगर टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनी है या चिप्स बनाने वाली कंपनी है या सिंपली जो है ओट्स बेचते हैं या कुछ भी इस तरह के खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां हैं, उनको बेच सकती है अपने उत्पाद। इसी तरह एग्रीगेटर को, आढ़तिया को बेच सकती है, होलसेलर को बेच सकती है जो थोक में खरीद करके थोक में बेचते हैं। और जो लार्ज रिटेलर्स हैं, जैसे कि आपने देखा है ग्रोफर्स हैं, प्लस बिग बाजार हैं या रिलायंस है, या आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, तो वो किसान से सीधे खरीद सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि किसानों को भी लाभ मिलेगा और उन व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। तो किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसान को सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जो मार्केट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है प्राइस की, यानी मूल्य का आगे पीछे बढ़ने का होता है। फसल ज्यादा हो गई तो मूल्य ज्यादा मिल गया, अरे कम मिल गया। अगर फसल कम हुई, पूरे देश में कम हुई, तो उसका मूल्य बढ़ गया। ठीक, तो अब क्या है कि किसान ने तो ये सोच के फसल बोई कि हमको 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रेट मिलेगा, और इतनी ज्यादा फसल हो गई कि उसको अब 2 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिल रहा है। तो ये जो मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, ये खत्म हो जाती है। उसको निश्चित हो गया कि हमारी जितनी भी फसल होगी, वो अगर हमने गन्ना उपजाया है तो इस रेट से ये आदमी हमारा खरीदेगा, ये कंपनी हमारा माल खरीदने को बाध्य होगी। तो किसान के सामने ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मार्केट प्राइस खत्म हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर उसको पहले से पैसे मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अधिक अच्छे बीज खरीद सकता है, खाद का प्रयोग कर सकता है, सिंचाई का प्रयोग कर सकता है, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस तक भी उसकी पहुंच हो जाएगी। और दूसरा, क्योंकि जो अनुबंध करते हैं वो चाहते हैं कि फसल में जो उत्पादन हो वो अच्छी क्वालिटी का हो, तो वो खुद अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, सहूलियत उपलब्ध कराते हैं। दूसरा क्या है कि कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग घट जाती है। किसान के सामने एक समस्या होती है कि जब वो उत्पादन करता है, उत्पादन करने के बाद उसको ले करके बेचने जाना पड़ता है। यहाँ पर उसके घर से, उसके खेत से, खलिहान से सीधे सीधे वो कंपनी ले जाएगी, और इन सब वजहों से किसान की इनकम में काफी अधिक वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम क्या था। 1917 का चंपारण आंदोलन या 1860 का नील की खेती के विरुद्ध जो विद्रोह था, ये किस लिए था? ये इसीलिए तो था कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से त्रस्त थे। अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, अंग्रेज हमसे अफीम की खेती करवाते थे, अंग्रेज हमारे को नकदी फसलें उगाने के लिए बाध्य करते थे। वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो थी जिसके खिलाफ हमने संघर्ष किया था। तो क्या वो वापस आ गई? तो अब यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं, वो बाध्य किया था, यहां पर किसान बाध्य नहीं है। और इसी के लिए इस जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्राविधान रखे गए हैं ताकि किसानों का शोषण ना किया जा सके और किसान के पक्ष में कानून रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो सारे के सारे कानून थे वो व्यापारियों के पक्ष में थे। यहां पर बहुत अधिक प्रोटेक्शन दिया गया है किसानों को। और वो कौन कौन से प्रोटेक्शन है? सबसे पहला तो ये है कि किसी भी स्थिति में कोई भी रिकवरी किसान की जमीन के द्वारा नहीं की जा सकती। अगर कोई अनुबंध हुआ, अनुबंध होने पे उनसे वादा किया गया कि जिस रेट जो फसल होगी वो उसी रेट पर दी जाएगी। अब वो पूरी नहीं हुई, केवल 15 किलो हुई, जहां 100 किलो सोचा गया था वहां केवल 15 किलो हुई, और उससे जो है वो कवर नहीं हो पा रहा जो एडवांस दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में भी किसान की जमीन से वो रिकवरी नहीं की जाएगी, और इसीलिए जमीन की बिक्री पे, जमीन को लीज पे दिए जाने पे और जमीन को गिरवी रखे जाने पे प्रतिबंध लगाया गया है कि ये 3 चीजें किसान द्वारा नहीं की जा सकेंगी अनुबंध कृषि के संदर्भ में। इसके अलावा एक बहुत सक्षम वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म,
यानी विवाद के निपटारे के लिए एक पूरी इकाई बनाई गई है और उसको एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम के अंदर, यानी एक निश्चित समयावधि के अंदर अंदर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होगा। तो ये जो है एक इसमें डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को स्थान दिया गया है, उससे काफी अधिक लाभ मिलेगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त कृषि के क्षेत्र में प्राप्त होगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो भारतीय कृषि उत्पाद हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच सकेंगे और इनकी बिक्री होगी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने का लाभ ये मिलेगा कि कृषकों को, किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त होगी। अब हम लोग अंतिम चरण में हैं। अंतिम चरण में हम ये देखते हैं कि कुछ जो लोग अपने बीच नहीं रहे हैं वो कौन कौन थे। तो पी नामग्याल हैं। ये पी नामग्याल जी सांसद थे कांग्रेस के 3 बार लद्दाख में, और ये अब अपने बीच नहीं रहे हैं। इसी तरह ये जयंती लाल नानोमा, ये एक धनुर्धर थे और इन्होंने जो है एशिया कप और एशियन ग्रांड प्रिक्स 2010 में जीत हासिल की थी, और ये धनुर्विद्या के कोच भी थे, प्रशिक्षक भी थे, और ये अपने बीच नहीं रहे हैं। इसी तरह वेस उनसेड, तो वेस उनसेड ये जो है ये एक NBA प्लेयर हैं और ये बाल्टीमोर एंड वाशिंगटन बुलेट्स की तरफ से खेलते थे, और इनको एक डिस्टिंग्विश स्थान प्राप्त है। 1969 में इन्होंने रूकी ऑफ द ईयर और MVP ऑनर्स एक साथ प्राप्त किया था। ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको ये सम्मान, दोनों सम्मान एक साथ प्राप्त हुए थे, और इनका भी निधन हो गया है। तो इस तरह से आज का अपना ये यहीं पे ख़त्म होता है, और हम लोग पुनः कल फिर मिलेंगे। और